दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। ये जो टॉपिक हमने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से किया था, अ, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, उसी के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो करवाया था टॉपिक, और मैंने आपको बोला भी था कि जो इसको अच्छे से कंप्लीट मैं आपको हैंड रिटन नोट में करवाऊंगी, ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका समझ आ जाए। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, एचटेट हो, सीटेट हो, या केवीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर नेट जेआरएफ का हो। स्वर व्यंजन का जो ये ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। और अगर आपने ये वीडियो में जो जितना भी है, अगर उसको एक बार अच्छे से कवर कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, और उसको एक से दो बार रिवाइज कर लिया, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आना है वो गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार हम इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की प्रथम इकाई है। ध्वनि भाषा का सर्व प्रमुख एवं सशक्त माध्यम है। ध्वनि क्या है? भाषा का सर्व प्रमुख एवं सशक्त माध्यम है। मौखिक भाषा ध्वनि के बगैर संभव नहीं है। जो मौखिक भाषा है वो ध्वनि के बगैर संभव नहीं है। लिखित भाषा ध्वनि के बगैर संभव है, लेकिन मौखिक भाषा ध्वनि के बगैर संभव नहीं है। मौखिक भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिखित रूप हेतु संकेतों का निर्माण किया गया। मौखिक भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिखित रूप हेतु संकेतों का निर्माण किया गया, अर्थात चिन्हों का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे है जिसको हम जो लिखित रूप के जो संकेत चिन्ह हैं, या संकेत, जिन संकेतों का निर्माण किया गया है या जिन चिन्हों का निर्माण किया गया है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार से ध्वनि भाषा की प्रमुख या प्रथम इकाई है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? ध्वनि भाषा की कौन सी इकाई है? प्रथम इकाई है। या भाषा की प्रथम इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को 3 या 4 टाइप से आपको अपने तरीके से उनको क्वेश्चन बना के रिवाइज करना होगा, तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि को हम भाषा की रीढ़ कहते हैं। भाषा की रीढ़ किसे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, ध्वनि को भाषा का क्या कहते हैं? भाषा की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण होते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, जो लिखित रूप, जो वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और लिखित रूप है इसलिए वो वर्ण है। ठीक है, वर्ण उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। एक क्वेश्चन ये जो प्रथम इकाई, भाषा की प्रमुख या प्रथम इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की प्रमुख या प्रथम इकाई क्या है? ध्वनि है। नेक्स्ट है, इन्हीं इकाइयों से मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। किन इकाइयों को मिला के? वर्णों को मिलाकर। ठीक है, वर्णों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। भाषाई ध्वनियाँ वर्ण हैं। भाषाई ध्वनियाँ क्या हैं? वर्ण हैं। नेक्स्ट है, मूल ध्वनियाँ जिसके खंड न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। किनको वर्ण कहते हैं? जिनके खंड न किए जा सकें। मूल ध्वनियाँ जिनके खंड नहीं हो सकते या जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, उनको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है, भाषा
भाषा में ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब एक ही को क्या बोल दिया पहले उसने, मूल ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक हमने यहाँ पे किया था वर्ण से रिलेटेड, उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। मूल ध्वनि जिसके खंड न किया जा सके वो भी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। फिर है भाषा में ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिखित चिन्हों का जो प्रयोग होता है उनको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। भाषा में ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वर्ण कहलाते हैं। भाषा विज्ञान में भाषाई ध्वनि स्वर्निम कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा जो घुमा के दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रक कर देते हैं ना एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान में भाषाई ध्वनि स्वर्निम कहलाती है। भाषा विज्ञान में भाषा ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर्निम कहलाती है। स्वर्निम और कोई चीज नहीं अपितु यह वर्णों का क्रमवार समूह वर्णमाला ही है। स्वर्निम क्या है, कुछ और नहीं है, वर्णों का क्रमवार है या क्रमवार समूह है जिसको हम वर्णमाला भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर्निम क्या है, वर्णों का क्रमवार समूह जिसे वर्णमाला भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्निम भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई है। स्वर्निम भाषा की कौन सी इकाई है, ध्वन्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ध्वनियों का वर्गीकरण। अब ध्वनियों का वर्गीकरण किस उसके अनुसार रहता है वो हम देखेंगे। ध्वनियों का सबसे प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण क्या है, स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। सबसे प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण किस रूप में मिलता है, स्वर और व्यंजन के रूप में। ठीक है, स्वर क्या है, स्वर यह शब्द स्व धातु से बना है। स्वर कौन सी धातु से बना है, स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना। व्यंजन, व्यंजन का संबंध अंज धातु से है। स्वर का संबंध है स्व धातु से और व्यंजन का संबंध है अंज धातु से, जिसका अर्थ है जो प्रकट हो। अंज धातु जिसका अर्थ है जो प्रकट हो, स्व धातु जिसका अर्थ है ध्वनि करना। ठीक है, ये याद रखने आपको 2 से 3 बार आप रिवाइज करोगे या वीडियो भी सुन लोगे नोट्स बनाने के बाद तो ये आपको अच्छे से हो जाएंगे, और काम करते करते भी आप वीडियो को सुनोगे और साथ के साथ रिवाइज करोगे, उससे भी ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, स्वर उन ध्वनियों को कहा गया जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है। स्वर किसको कहा गया, जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं, उन ध्वनियों को जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब व्यंजन क्या है, जिनका उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो क्या है, स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ अपवादों को छोड़कर स्वर व्यंजन में भिन्नता है जो उनकी विशेषता भी मानी जाती है। अगर कुछ थोड़े बहुत जो अपवाद हैं उनको छोड़ दिया जाए तो स्वर और व्यंजन में जो भिन्नताएं हैं वही उनकी विशेषताएं भी हैं। तो हम दोनों को ही एक साथ देख लेते हैं क्या क्या है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं और सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, अक्षरिक, और व्यंजन क्या होते हैं, अनाक्षरिक। नेक्स्ट है, मुखरता की दृष्टि से स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर होते हैं। तो पूछा जाए कि मुखरता की दृष्टि से अधिक मुखर कौन से वर्ण हैं, तो वो कौन से हैं, हमारे स्वर हैं, और कम मुखर कौन से हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि वर्गीकरण का आधार। अब किस आधार पे इनको वर्गीकृत किया जाता है वो हम देखेंगे।
श्रवणीयता की दृष्टि से, स्थान या उच्चारण की दृष्टि से, और थर्ड है प्रियतन की दृष्टि से। तीन तीन आधार इसके बनते हैं ध्वनि के वर्गीकरण के। इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, आपको अच्छे से दिखाई दीजिएगा। यहाँ से हम पहले श्रवणीयता की दृष्टि से देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है जो, सॉरी मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। श्रवणीयता की दृष्टि से मूल रूप से दो ही रहते हैं। इसके जो इस आधार पे जो वर्गीकरण होता है वो दो ही प्रकार का है, जो हमने पढ़ा था। प्राचीनतम और प्रचलित जो रूप है, स्वर और व्यंजन। कहीं कहीं जो इसका मिलता है, इसमें अयोगवाह को अलग से काउंट कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में 2 या 3 में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर 3 मिलते हैं तो आपको 2 वाला ऑप्शन चुनना है, स्वर और व्यंजन, क्योंकि वही हमारा प्राचीन और जो सर्वाधिक प्रचलित जो रूप है वर्गीकरण का, वही है। तो स्वर और व्यंजन है, और इसमें स्वर हमारे कितने रहते हैं, 10 होते हैं। री को मानना नहीं जाता। री संस्कृत में था, हिंदी में मान्य नहीं है लिखित में। सिर्फ मौखिक भाषा में री ध्वनि को स्थान प्राप्त है, जबकि हिंदी में लिखित भाषा में री को स्थान प्राप्त नहीं है। व्यंजन कितने हमारे, 33। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थान की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से। अब इसको देख लेते हैं हम अच्छे से, कौन कौन से हैं इसमें। काकल्य ध्वनि, जिसको है या जिस है को विसर्ग से रिप्रेजेंट किया जाता है या दर्शाया जाता है, वो। ठीक है, सिर्फ है नहीं है को विसर्ग की सहायता से हम, जैसे उसमें संस्कृत में करते हैं ना, कहीं पे नमः है, वो पीछे वो वाली जो साउंड आती है विसर्ग लगा के, है की साउंड, वो वाला ये है। ये आपका काकल्य ध्वनि में आएगा। सॉरी, ये एक सेकेंड, मुझे नहीं पता ये क्या हो गया, सॉरी। हाँ ठीक है, ये आपका काकल्य ध्वनि में आएगा। जो ऐसे हम डॉट लगाते हैं ना, ऐसे करके पीछे, जैसे अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे नमः लिखती हूँ, इसमें ये जो पीछे 2 डॉट लगाए जाते हैं, ये वाले काकल्य ध्वनि आपकी कहलाते हैं। ठीक है। आगे है जीव मूल्य। इसमें जो आएंगे आपके, जो अरबी फारसी के रहते हैं, जिनके नीचे वो लगता है ना डॉट, ये करके क ख ग, इसको ये वाले जो शब्द हैं आपके, ये आएंगे, सॉरी वर्ण। उसके बाद है कंठ। कंठ है क ख ग, फिर है ए आ, अड़े तथा है, और विसर्ग। ये विसर्ग हमारा जो अयोगवाह वाला है ना, वो वाला विसर्ग है। ये काकल्य ध्वनि है वाला विसर्ग नहीं, विसर्ग विसर्ग वाला। ठीक है। नेक्स्ट है नासिक्य, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कौन सा है, ए और आई। कंठोष्ठ है ओ औ। मूर्धन्य ट ठ ड ढ न, और र और षटकोण वाला श। ठीक है। फिर है तालव्य। तालव्य में क्या है, ई च छ ज झ य श। वर्तस्य न ह ल ल र र श ज। इसमें भी हमारे अरबी फारसी के रहते हैं, जो जैसे ज और फ, ये इस टाइप के जो वर्ण रहते हैं वो आते हैं इसमें। दंतोष्ठ में व। फिर है दंत्य। दंत्य त थ द ध न ल और स। ओष्ठ या दवयोष्ठ, प फ ब भ म उ। ठीक है। फिर इधर से हम देखेंगे, थर्ड जो हमारा है वो है प्रियतन की दृष्टि से। प्रियतन की दृष्टि से हमारा जो है, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
प्रयतन की दृष्टि से हमारे दो बनते हैं, एक अभ्यांतर प्रयतन और एक बाह्य प्रयतन। अभ्यांतर प्रयतन में जो आते हैं कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन कै से मै तक, इनकी संख्या 25 है। फिर आते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। आपसे कई बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, ठीक है, या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ये आपको संख्या इनकी याद रखनी होगी कि जो स्पर्श व्यंजन है वो हमारे 25 हैं, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जो हैं वो हमारे 4 हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ठीक है। उसके बाद है अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन, ये हमारे 5 हैं। कौन से हैं? ड, या, अण, न, म। पार्श्व व्यंजन ये ल है, सिर्फ एक ही है। लुंठित या परकंपी या परकंपित व्यंजन, 2 से 3 नाम है ये एक ही व्यंजन के, वो है र, एक ही है संख्या में। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन ये ड और अड़ हैं। अर्धस्वर या संघर्षहीन संघर्षहीन व्यंजन ये हमारे 2 हैं। कौन कौन से हैं? य और व। उसके बाद हमारा आ जाता है बाह्य प्रयतन। बाह्य प्रयतन में जो अलग अलग हैं हमारे पॉइंट वो देख लेते हैं। स्वर ध्वनि रहती है, स्वर ध्वनि में स्वर ध्वनि के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहले है संवृत, जिसमें ई उ रहता है, संख्या में ये 2 रहते हैं। फिर है अर्ध संवृत ई उ, ये भी 2 हैं। विवृत आ आई औ, ये 3 हैं। फिर है अर्ध विवृत, ये अ ए ओ, ये 3 हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इसके दो भाग हैं बाह्य प्रयतन के, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि के 4 भाग हो गए हैं, अब व्यंजन ध्वनि के हम भाग देख लेते हैं। पहला है सघोष, सभी स्वर क्या है? घोष या सघोष हैं। इनकी संख्या कितनी है हमारी? 10 है। कैसे मैं तक के व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह, टोटल 15, सॉरी टोटल हमारे ये कितने हो गए? 20 हो गए। 5 ये य, र, ल, व, ह हो गए, और ऊपर के जो तीसरा, चौथा और पांचवा है वो 15 हो गए। तो टोटल ये 20 और 10 स्वर कितने हो गए सघोष में? सारे के सारे जो वर्ण हैं उनकी वर्णों की संख्या कितनी होगी? 30। सघोष में स्वरों की संख्या होगी 20 और व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? सॉरी, स्वरों की संख्या होगी 10 और व्यंजनों की संख्या होगी 20। अघोष में प्रत्येक वर्ग कैसे मैं तक का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, श, स, ये 3। तो कौन कौन से हो गए ये हमारे? जो कैसे मैं तक हैं पहला और दूसरा, वो उनकी संख्या 10 हो गई है, और 3 श, श, स हो गए हैं। तो टोटल कितने हो गए अघोष में हमारे वर्ण? 13, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कैसे मैं तक, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? य, र, ल, व। 19 कैसे मैं तक और 4 ये, तो टोटल जो हमारे हो गए 15 और 4 19 हो गए। टोटल हमारे जो अल्पप्राण वर्ण हैं वो कितने हैं? 19 है, ठीक है। फिर महाप्राण में हर वर्ग से दूसरा और चौथा कैसे मैं तक के उसमें और फिर है ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये 4, 10 और 4 14। टोटल कितने हो गए महाप्राण? हमारे महाप्राण की संख्या कितनी होगी? 14। आपको संख्या जरूर याद करनी है इसमें। अब इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे एक बार। अब देखते हैं
स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। ठीक है, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। पहला है हमारा मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं? हर्ष, दीर्घ, पलुत स्वर। ठीक है, पलुत को में हम ज़्यादा ओम को डिफाइन करते हैं। हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है पलुत स्वर का। 2 ही हैं, हर्ष और दीर्घ, और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 10 है। री को लिखित भाषा में हिंदी में स्थान नहीं है, सिर्फ मौखिक भाषा में है। ठीक है, तो हर्ष या लघु जिन स्वरों का के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? ए, ई, उ। 3 है इनकी संख्या। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, ई, उ। और इनमें कितनी मात्राएं होती हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगे? इसको हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ या गुरु स्वर। अब वो गुरु स्वर भी बोल सकता है, दीर्घ स्वर भी बोल सकता है, इसी तरीके से हर्ष स्वर भी बोल सकता है और लघु स्वर भी बोल सकता है। तो इसमें पजल नहीं होना है आपको, दोनों नाम पता चल गए हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं टोटल? ये 7। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और लघु स्वरों की संख्या या हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। दीर्घ स्वर हर्ष स्वरों के दीर्घ रूप न होकर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। दीर्घ जो स्वर हैं वो हर्ष स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वो स्वयं में स्वतंत्र ध्वनियां हैं। कौन है स्वयं में स्वतंत्र ध्वनियां? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है स्वर जब व्यंजन के साथ मिलता है तो मात्रा कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? स्वर व्यंजन के साथ मिलने के बाद क्या कहलाता है? मात्रा। ठीक है, फिर है आपका हर्ष में जो होती है हमारी एक मात्रा, अभी हमने ऊपर किया था। एक मात्रा वाले कौन कौन से स्वर हैं? ए, ई, उ। और दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अनुस्वार अनुस्वार की कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से देख लेते हैं। नंदन वन। अब ये 2-3 उदाहरण हैं, इनमें हम इनको अच्छे से डिटेल में जान लेंगे। मात्राओं को काउंट करना कैसे करते हैं। नंदन वन, इसमें कितनी मात्राएं हमारी? 6 मात्राएं हैं। कैसे हैं? न से मैं से जो न है, न के ऊपर क्या है? अंग। ठीक है, उसको अलग कर देंगे। अंग की कितनी मात्राएं थी हमारी? 2 हैं। ठीक है, फिर द में अ है तो 1 होगी, न में अ है 1 होगी, व में अ है 1 होगी, न में अ है 1 होगी। 2, 3, 4, 5, 6 हो गई है। नेक्स्ट है सुमित। सुमित में कितनी है? स में उ, छोटे उ की मात्रा है तो 1 काउंट होगा। फिर म, फिर छोटी ई की मात्रा है में तो वो भी 1 काउंट होगी। तय जमा अ, ए में 1 की 1 मात्रा काउंट होगी, तो टोटल कितनी मात्राएं होगी? 3 मात्राएं होगी। मीरा, मीरा में मैं में बड़ी ई की मात्रा है तो कितनी बड़ी ई की मात्राएं कितनी काउंट होंगी? 2 काउंट होंगी। रे में आ की मात्रा है तो आ की कितनी मात्राएं काउंट होंगी? 2। तो टोटल कितनी होगी हमारी? 4 मात्राएं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें आपकी जो शब्द दे रखा है उसमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए जरूर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ये आपको याद रखना है भाई। दीर्घ स्वर
दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? संधि स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। अब दीर्घ, पहले तो हमें जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो हमें ये पता हो कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब इनको भी दो भागों में बांट दिया है, एक संधि स्वर में और एक संयुक्त स्वर में। संधि स्वर में कौन कौन से आएंगे हमारे? आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर में कौन कौन से आएंगे? ए, आई, ओ, औ। अब देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम संधि स्वर देख लेते हैं। संधि स्वर जो सजातीय स्वर हर्ष स्वरों के योग से बने हैं। कौन से योग से बने हैं? हर्ष स्वरों के योग से। जो सजातीय हर्ष स्वर हैं उनके योग से। तो उससे हर्ष स्वर हमारे कौन कौन से हैं? ए, ई, उ। ठीक है, यही है। तो इनके मेल से जो स्वर बने हैं वो क्या है? संधि स्वर हैं। संधि स्वर अब देख लेते हैं इनको। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आ, ई, उ, ये हमारे संधि स्वर हैं। तो आ कैसे बनता है? ए जमा ए, आ बनता है। ई कैसे बनता है? ई जमा ई बनता है। उ कैसे बनता है? उ जमा उ बनता है। ठीक है। जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय स्वर कहलाते हैं। क्या है? अब इसमें एक वर्ड आया हमारा सजातीय। अब इसकी क्या डेफिनेशन हमारी सजातीय की? जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ सेम बनावट है इनकी, ई सेम बनावट है, उ इनकी भी सेम बनावट है। तो ये क्या हो गया? हमारे सजातीय स्वर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो दो विजातीय स्वरों के योग से बने हैं। ठीक है। विजातीय जो अलग अलग जाति के स्वर हैं उनसे बने हैं। देख लेते हैं। ए, आई, ओ, औ। एक सेकेंड माफ करना। औ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। जिन स्वरों की बनावट भिन्न भिन्न होती है वे विजातीय स्वर कहलाते हैं। अब जैसे ए और आई, ये एक जैसी बनावट के नहीं है तो ये विजातीय स्वर हो गए। ए और उ ये एक साथ हैं तो ये विजातीय स्वर हो गए। अब इन दोनों ने मिलके जो बनाया है वो संयुक्त स्वर है। अब जैसे ए बना, ए कैसे बना? ए जमा ई से, ये विजाती हैं। ठीक है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। आई कैसे बना? ए जमा ए। ठीक है, विजाती हो गए। ओ, ए जमा उ, औ, ए जमा ओ। ठीक है। देख इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा। इनमें से ए, ओ को ही शुद्ध स्वर माना जाता है। अब आपसे पूछ लें, ऑप्शन में आपको अलग अलग स्वर दे रखे हैं और बोल दें कि शुद्ध स्वर कौन से हैं इसमें से ना। ए, चार में से शुद्ध स्वर छांटिए तो आपको ये आपके शुद्ध स्वर हैं ए और ओ। इन चार में से संयुक्त स्वरों की बात हो रही है, बाकी की नहीं। जो आई और औ है वो शुद्ध स्वर नहीं है क्योंकि वो अपभ्रंश के बाद विकसित हुए थे, तो वो शुद्ध स्वर में काउंट नहीं होते। या आपसे पूछ ले अशुद्ध स्वर कौन से हैं तो वो आई और औ है। ठीक है। फिर है पलुत स्वर। थर्ड हमारा था पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। ठीक है। इनके और पॉइंट देख लेते हैं। पलुत स्वर, पलुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। पलुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पलुत स्वर में इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? पलुत स्वर को कहते हैं। पलुत स्वर का दूसरा नाम क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है।
जैसे ओम, इसमें हमारी 3 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है, अब पहले हम ये चार्ट देखेंगे, इससे हमारे दो जो वर्गीकरण के आधार हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं एग्जाम में। तो जीवा की उससे हम 3 प्रकार से होता है, 3 भाग हैं उसके वर्गीकरण के आधार के, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग में हमारे ये आएंगे सारे के सारे। पश्चिम भाग में, सॉरी, मध्य भाग में सिर्फ ए है और पश्चिम भाग में हमारे ये हैं। तो अग्रभाग में स्वरों की संख्या कितनी है, वर्गीकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ई ए आई। और मध्य भाग में जो स्वरों की संख्या है वर्गीकरण की वो कितनी है? 1 है। कौन सा है मध्य भाग में? अ। और पश्चिम भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं? उ ओ औ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 भाग होते हैं उसमें हमारे। कौन कौन से हैं? संवृत, अर्ध संवृत, अर्धविवृत और विवृत। अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं? ये जो ऊपर वाले 4 आएंगे हमारे ऐसे, ठीक है, ये हमारे अर्ध संवृत में आएंगे। ए ई उ, सॉरी, ये संवृत हैं। अर्ध संवृत में हमारे ये जो इधर के 2 हैं, ए और ओ, ये आएंगे। अर्ध संवृत में 2 स्वर आते हैं। अर्ध विवृत में हमारे 3 स्वर आएंगे, आई अ ओ, सॉरी औ। विवृत में हमारा 1 स्वर आता है, वो है आ। ठीक है। इसको आपको अच्छे से एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, आपको अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसको अगर आप कर लोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको डिटेल में। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भाग हैं उसके। कौन कौन से अभी हमने किया है? संवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत और विवृत। संवृत कौन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मुख प्रायः बंद सा रहता है। अर्ध संवृत में मुख आधा बंद रहता है। अर्धविवृत में मुख आधा खुला होता है और विवृत में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। ठीक है। यहाँ से भी आपको पूछ लेते हैं, मुख कौन से उसमें मुखाकृति में उस मुखाकृति का नाम बताए जिसमें मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा उसका आंसर? विवृत। ठीक है। इस तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 4th पॉइंट हमारा ये। इसमें 2 भाग होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता है। कौन कौन से हैं? उ ओ औ आ। इसको आप ऑप्शनल रखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे उसका कर रहे हैं। तो ये मैंने बस ये आता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे मेन स्वर हैं जो उनकी बात अभी हम कर रहे हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है। वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार रूप में ना होकर किसी अन्य रूप में ही होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ए आ ई ए आई। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? 4 भाग होते हैं। ठीक है। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठस्वर, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। किस किस का है? ए का और आ का।
तालव्य में उच्चारण स्थान क्या तालु है, और इसमें कौन कौन से स्वर हमारे ई, ई, ए और ऐ हमारे कंठ तालव्य में आते हैं। ठीक है। फिर उच्चारण स्थान है मृदा, मूर्धन्य का, इसमें सिर्फ री आता है। ओष्ठ है, उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ में ऊ आता है, और ओ और औ आता है हमारा कंठ ओष्ठ में। ठीक है, इनको याद रखना है अलग से। नोट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। ए अंग, ये न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ए और अंग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। किन का उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है? ए और अंग का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक के द्वारा भी बाहर निकले, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ, ओ आदि। निरअनुनासिक स्वर, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, मेन पॉइंट है बस। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख विवर से ही बाहर निकलती है, वो कौन से? निरअनुनासिक हैं। आ, ई, ओ आदि। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। यहाँ पे हमारा स्वर का जो वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो फिनिश हो जाता है। अब हमारा रह गया व्यंजन का। ठीक है, सॉरी देवा। नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण और देख लेते हैं इसके पॉइंट। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारणों अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले, व्यंजन कहलाते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन है, इसको इजी वे में देख लेते हैं हम। प्रत्येक व्यंजन वर्ण ए स्वर से उच्चारित होता है, अर्थात ए स्वर के बिना किसी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता। हम जब लिखते हैं तो उसमें हर क ए की साउंड आ रही है, ख ए की साउंड आ रही है, च ए की साउंड आ रही है, तो ए स्वर से उच्चारित होता है हर वर्ण व्यंजन। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट है वर्गीकरण। वर्गीकरण के दो आधार हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। प्रयत्न के भी दो भाग हैं, फिर आगे बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पे हम देख लेते हैं, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, सॉरी मैं इसको, श्रेणी, स्थान या उच्चारण, फिर वर्ण। ठीक है, कंठ है, कंठ में जो स्थान कौन कौन सा रहता है? हमारा कंठ और जीभ के नीचे का भाग। इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे हमारे? वो है ए, आ, अंग, कै वर्ग तथा है, और विसर्ग। विसर्ग अलग है, इसमें काकल्य ध्वनि वाला है और विसर्ग नहीं है, ये है अलग है और विसर्ग अलग है। अंग वाला विसर्ग है ये। ठीक है, ये जो मैंने आगे लिखा हुआ ना, इसी को मैंने यहाँ पे विसर्ग में अलग से लिखा हुआ है। तालव्य, तालु, मुंह के ऊपरी भाग और जीभ, ये इसका उच्चारण स्थान है। और इसमें कौन कौन से वर्ण है? ई, च, छ, ज, झ, अर्थात च वर्ग। इनमें जो भी क वर्ग, च वर्ग है, इनके जो लास्ट वाले रहते हैं ड या सॉरी अड़ या अण, वो शामिल नहीं है। तो च वर्ग, और इसमें साथ में क्या आएगा आपका? य, श, ज, यज्ञ। ठीक, मूर्धन्य, मुर्दा और जीभ, इसमें री, ट वर्ग तथा ड, अड़, र, श। दंत्य, दांत और जीभ, इसका उच्चारण स्थान है। इसमें जो है तय वर्ग तथा ल, से, ज है, ये नुक्ता बोलते हैं इसको, जो सॉरी हम
जो ऐसे करके ये अरबी फारसी में नीचे डॉट लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? नुक्ता। ठीक है, जिसमें ये वर्तसन्य जो हमारा एक वो अभी हमने किया था उसमें, या फिर आगे हम देख लेते हैं एक बार फिर से। फिर है हमारा कंठ, सॉरी ओष्ठ है, दोनों ओष्ठ, सॉरी ऊ तथा पै वर्ग। ठीक है, फिर है कंठ तालव्य, जिसमें कंठ, तालु और जीभ तीनों हमारे उच्चारण स्थान में शामिल होते हैं। ए ऐ अक्षय। फिर है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ जिसमें शामिल होते हैं, वो है ओ औ। फिर है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, व और फ। ये फारसी का शब्द आ गया फिर से। नासिक्य, इसमें है मुख और नासिक या नाक से। इसमें हमारे आते हैं अंग, अड़, या, अण, न, म। फिर है दंत मुर्दा, दांत और मुर्दा, इसमें त्र और तालु मृदा में आता है श्र। ठीक है, दंत मुर्दा में आता है हमारा त्र और तालु मृदा में आता है श्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले हम देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। जो प्रयत्न मुख के अंदर होता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं, अर्थात ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्रियों की क्रिया को अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे। फर्स्ट हमारा स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। इसमें क्या आता है? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, कैसे मैं तक 25 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इनकी संख्या आपको जरूर याद रखनी है। फिर है ऊष्म सॉरी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, श, स, ह। फिर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या है 4, च, छ, ज, झ। फिर है पार्श्विक, इसकी संख्या 1 है, ल। अनुनासिक, नासिक, अड़, अण, य, न, म। इनकी संख्या 5 है। फिर है परिकंपित, कंपित या लुंठित, इसकी संख्या है 1, र है। फिर है द्विगुण या उत्क्षिप्त, अड़, ड। इनकी संख्या 2 है। फिर है अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन, यह व। इनकी 2 संख्या है। अंतस्थ, य, र, ल, व। फिर है ऊष्म व्यंजन। ये हमारे 8 ही होते हैं। ठीक है, सॉरी मैं ये हमारे 8 पॉइंट रहते हैं इसमें, बाह्य अभ्यांतर में। व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में होता है। इसके बाद ये मेन पॉइंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेते हैं। तो ये वो हैं अंतस्थ, य, र, ल, व होता है, जो जिनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन श, श, स है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। काकल्य स्वर यंत्रीय या स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है, जिसको विसर्ग से दर्शाया जाता है। ठीक है, श्रुति मूलक य, व। वर्तसन्य न, स, र, ल, ज, फ। इसमें आपको ये मेन ध्यान रखना, अरबी फारसी के शब्द आते हैं वर्तसन्य में। ठीक है, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है ना, जैसे इसमें लगा हुआ है ज और फे में, ऐसे। फिर है बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। जो प्रयत्न मुख विवर से बाहर हो, अर्थात ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्राण श्वान की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण। सेकंड है स्वर तंत्रियों के कंपन घोष के आधार पर सघोष और अघोष। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ग्राफ का, इसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। नीचे मैं आपको इनकी डेफिनेशन और बता देती हूँ बस।
अल्प प्राण क वर्ग से प वर्ग तक का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य र ल व अल्प प्राण व्यंजन है। संख्या कितनी है इनकी? 19 है। महाप्राण क वर्ग से प वर्ग तक का दूसरा तथा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। श श स है, इनकी संख्या 14 है। फिर है अघोष क वर्ग से प वर्ग तक का पहला, दूसरा वर्ण तथा श श से अघोष हैं, इनकी संख्या 13 है। फिर है से घोष में जो है क वर्ग से प वर्ग तक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य र ल व है तथा सभी स्वर सघोष हैं, इनकी संख्या कितनी है? इसमें जो सघोष में व्यंजन है वो हमारे 20 हैं, स्वर 10 हैं। टोटल कितनी संख्या हमारी वर्णों की? 30 है। संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त स्वर हम समझ चुके हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिनका रूप बदल जाता है, जिन व्यंजनों का रूप बदल जाता है मिलने से, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। श त्र य श्र, ये 4 हैं। तो श को हम अगर इसकी संधि विच्छेद करें, किस कौन कौन से व्यंजन से बनता है? ये क और श से बनता है। त्र त और र से, ज और या से, श्र श और र से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द्वित्व व्यंजन, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। द्वित्व व्यंजन, इसमें जो रहते हैं दो समान व्यंजनों से बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क, आधा क जिसमें ए नहीं है और जो ए के साथ है पूरा क। चक्की चो च मिला के हो गया सच्चा। ठीक है, इस तरीके के जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है। अगर ये आपको इस वीडियो से एग्ज़ाम में कोई भी सहायता मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।